बीजेपी के सामने कितनी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन टिका है और क्यों टिका हुआ है, यह सब समझते हैं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। हम लोगों ने जी पिछले समय से जी आवाज आ रही है? आ रही बिल्कुल। हम लोग अगर पिछले 3 दशक की राजनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस्लामोफोबिया के जरिए इस देश के दलित हों, पिछड़े हों, अपर कास्ट हों, उनको ध्रुवीकृत करने का प्रयास करती रही है डरा करके। बीजेपी की जो राजनीति है वो विशुद्ध रूप से भय की राजनीति है और उनके लिए एक ही कि मुसलमान संख्या में बढ़ जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, पर वो केवल और केवल अनर्गल प्रलाप के जरिए वहां तक पहुंच रहे थे। 10 साल आप शासन में रहे, बजाय आप अपने रिपोर्ट कार्ड के, बजाय आपके आने वाले दिनों में आपका क्या मिशन है, आपके सपने क्या है, लेकिन आपकी चिंता क्या है? कांग्रेस पार्टी ये कर देगी। क्या कर देगी? एक्सरे करेगी, महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। एक तो राजनीति में हमेशा से मर्यादा रही और ये तो वो देश है जिसने गीता और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ दिए, जिसमें चाणक्य ने जो लिखा, अर्थशास्त्र में राजनीति पर चर्चा हुई। तो भारत की सामाजिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन हमने एक राजनीति का डिस्कोर्स बड़ा पैदा किया था। अशोक जैसा महान पैदा हुआ, अकबर जैसा महान बादशाह पैदा हुआ और धर्म को लेकर के राजतंत्र में भी इस तरह से, अगर आप कुछ उदाहरण छोड़ दें, कुछ अपवाद छोड़ दें, तब भी नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी सियासत को धर्म के आधार पर डेमोक्रेसी में वो चुनावी जंग को जीतना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज जब वो कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं तो दरअसल उन्हें कांग्रेस का फोबिया हो गया है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस समय मैंने आपके ही यहां कहा था कि राहुल गांधी जो चल रहे हैं, जो लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के भीतर का जो भय है, वो साइकोलॉजी है, उसको दूर कर रहे हैं। किसानों से, महिलाओं से, बच्चों से, खिलाड़ियों से, विकलांगों से जो मुलाकात राहुल गांधी की हो रही है, ये रात में सोने नहीं दे रही होगी मोदी जी को। जो नरेंद्र मोदी ने पूरा झूठ के कारोबार किया, उनके यहां 2 तरह के कारोबार, खुद तो झूठ का कारोबार करते हैं और अंबानी अडानी को बढ़िया कारोबार करवाते हैं। वो लिथियम कोयला से लेकर के और हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन सब उन्होंने अर्पित कर दिए। आज उनको राहुल फोबिया हो गया है, कांग्रेस फोबिया हो गया। राहुल गांधी सोने नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी को और उसकी वजह से जो हुआ कि आप जो लोग कहते हैं कि मोदी जी काम करते हैं 18-18 घंटे, कौन सा काम करते हैं? इन 10 साल में आपने क्या दिया? कोरोना की आपदा में क्या हुआ था ये देश ने देखा और आप जब निकले तो बोले थाली बजाइए, दीपक जलाइए, इससे कोरोना भाग जाएगा। लेकिन आपके तमाम मित्र लोग जिन्होंने बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, वो 5-5 गुना कमाई कर रहे थे। बाबा रामदेव कहां पहुंच गए? कोरोना लेकर के आए थे। नोटबंदी में जिस व्यक्ति ने महिलाओं के घरों से पैसे निकलवा लिए, वो व्यक्ति आज कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये कर देगी, मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी। 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया है। इस तरह का झूठ अब नहीं चल रहा है, इस वजह से परेशान है। और 10 साल में आपने जो किसानों पर हमले किए, नौजवानों पर हमले, मैं इसको हमले ही कह रहा हूं, ये कह करके मैं कोई हल्की बात नहीं करना चाहता कि साहब लोग बेरोजगार रह गए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, नागरिकों का अधिकार होता है, लेकिन आप तो समाज को कर्तव्य पथ पर ले जाना चाहते थे कि आप केवल अपनी ड्यूटी निभाइए, सरकार जो करेगी वो मेहरबानी होगी, फिर आपको थैंक यू मोदी जी कहना होगा। राहुल गांधी ने चिंदी चिंदी, जिसको कहते हैं ना कि परत दर परत, मोदी के इस बाक जाल को उतार करके फेंक दिया।
नंगा कर दिया नरेंद्र मोदी के छद्म को। और लोगों को यह समझ में आया कि नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, नौकरियां तो हैं। महंगाई इसलिए है क्योंकि मोदी जी के तमाम मित्रों को उसके जरिए फायदा होना है। और किसानों पर लाठियां इसलिए बरसाई जा रही क्योंकि जमीनें, खेती चाहिए अडानी साहब को। आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही है, उनके हसदेव का जंगल काटा जा रहा है। आपने सब कुछ तो छीन लिया और उसके बाद जब आप वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग ठेंगा ही दिखाएंगे राजीव जी। और अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ आता हूं। आंकड़े जो कह रहे हैं इस समय, पिछले 3 दशक की मैं बात करूंगा। 3 दशक में भारतीय जनता पार्टी तब शिकस्त खाती है जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है। 1999 में जो वोट पड़ा था 60% करीब 59.99%, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी। 2004 में वोटिंग परसेंटेज गिरा, 58 हुआ, और जहां 99 में 182 सीटें मिली थी बीजेपी को, 138 रह गई। 2009 में 116 सीटें रह गई, वोट परसेंटेज करीब वही था, 58। 2014 में जंप करता है बहुत तेजी के साथ, 58 से सीधा 66.4%, और मोदी जी को सीटें कितनी मिलती हैं? 282। ये है जो जंप हुआ वोट का, उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। 2019 में ये और बढ़ा 1%, 67% हुआ, तो सीटें मिली 302। और अब जरा लौटिए इस समय जो वोटिंग हो रही है उस नॉर्थ इंडिया में जिसे गोबर पट्टी कहा जाता है, जो काऊ बेल्ट मानी जाती है, वहां वोट परसेंटेज घट करके 52, 54 आ गया है। और इसीलिए बेचैनी है। अमित शाह दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ, फिर भोपाल में मीटिंग कर रहे हैं वहां के लोगों के साथ कि वोटर को निकालिए, और ये वोटर निकल नहीं रहा है। पहली बार आपने अपील की पहले चरण के बाद, दूसरे चरण में और साफ हो गए आप। जहां पहले चरण में 5% वोटिंग घटी थी, दूसरे चरण में 7.5%, करीब 7.3% वोटिंग घट गई। और यह सीधा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो बेहद निराश है, उसमें कोई उत्साह नहीं है, उनके कैडर में कार्यकर्ता निकल नहीं रहा है वोट डलवाने के लिए। तो ये जो कम वोटिंग हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी, में आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शिकस्त को दिखाता है। ये आंकड़े दूसरे चरण में जो 2019 का आंकड़ा और 2024 का आंकड़ा, रिसेंट आंकड़ा 2024 का दूसरे फेज में, जैसे केरल में 77% पोलिंग हुई थी उस समय 2019 में, और इस बार 71% है। मध्य प्रदेश में 68% हुई थी, इस बार 58% है। देखिए यहाँ महाराष्ट्र में 62 बराबर है, लगभग 62 देख लीजिए। मणिपुर में थोड़ा सा पीछे ले, त्रिपुरा है। उत्तर प्रदेश देखिए 62 और 55, शुरुआत से जरा ले आइए। हाँ, ये उत्तर प्रदेश 62 और 55, जो भी आप कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में 62% पहले 2019 में, इस बार 55%। पश्चिम बंगाल में 80%, 80.6 2019 में, और 2024 में। आज इस वक्त का आंकड़ा ये बता रहा हूं क्योंकि वो अपडेट करते रहते हैं। हो सकता है आपके पास कुछ आंकड़े थोड़े से कम हो, पीछे के हों, लेकिन ये अभी का तत्काल इस वक्त अगर टर्नआउट वोटर के आप चुनाव आयोग के उससे देखेंगे तो ये आंकड़ा वहां तक का रख रहा हूं 75। लेकिन फिर भी गैप है, 5% इधर, उधर 7% उत्तर प्रदेश में, और फिर 3% त्रिपुरा में। जरा शुरुआत से ले आइए, शुरुआत में देखिए, शुरुआत ले आइए। हाँ, असम में लगभग बराबर है, बिहार में 3% का अंतर है, बिहार में। छत्तीसगढ़ में 1% बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर में लगभग बराबर है, कर्नाटक 1% इसमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अगले उसमें आइए, इसके बाद केरल आप देखिए, लगभग 6% की कमी है केरल में इस बार वोटिंग में। मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, 10% की कमी है मध्य प्रदेश में, कहां 68 कहां 58 मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र लगभग बराबर, मणिपुर 5% की कमी, राजस्थान
यहां भी 3% की कमी, यानी वोटिंग प्रतिशत में कमी है। जो आप बात रख रहे थे उसी बात को आंकड़ों के साथ यहां रख रहा हूं। सेकंड फेज जो कल समाप्त हुआ है उसमें 2019 और 2024 के ये आंकड़े हैं, तुलनात्मक आंकड़े। जी प्रोफेसर रविकांत जी। जी, मैं यही बात कह रहा हूं। और देखिए सीधा पैटर्न है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे वोट परसेंटेज ज्यादा गिर रहा है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो पश्चिम बंगाल है, साउथ है, वहां पे कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कहीं पर बराबर है और कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, थोड़ा महाराष्ट्र में। और ये वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी को जहां से उन्हें एक तरह से थोक के भाव में सीटें मिली थी। और यही वो आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का न तो कैडर जोश के साथ है, न वो पोलिंग बूथ पर अपने वोटर को लेकर के जा रहा है, वो खामोश बैठा है। और ये जो सन्नाटा था, मैंने आपके यहां ही कहा था राजीव जी, ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। और वो आज दिख रहा है इस समय 2 फेज के बाद कि ये जो सन्नाटा लोग नहीं बोल रहे थे महीने भर पहले, क्योंकि आपने बड़ा डर पैदा किया। अब आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति 90% लोग, परसों कानपुर में मैंने बात की, एक पत्रकार ने मुझे आंकड़े दिए कि 90% लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं और सीधे तौर पर वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा पहले नहीं सुना था। मैं कह रहा था कि लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भय बहुत पैदा किया है, और इसीलिए दुगने गुस्से के साथ। और मैं तो उस तस्वीर को, उस स्टैच्यू की बात करता हूं कि जो बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर हैं, बल्कि इस देश में अधिकांश लोग जो संविधान के जरिए जिन्हें अधिकार मिले, वो इस बात को जानते हैं कि ये संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है। और ये टर्निंग पॉइंट था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 400 पार हमको चाहिए। वो दलित जिसके थोड़े बहुत अंतर्विरोध भी थे, उसने कहा मैं भूल जाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ क्या था, मैं भूल जाता हूं वंचित अघाड़ी के साथ क्या था। अब तो इस समय बाबा साहब अंबेडकर, उनकी अस्मिता, उनके व्यक्तित्व और उनका काम, उनके विचार को बचाना है। और मैं फिर से आज दोहराऊंगा, पार्लियामेंट के बाहर जो बाबा साहब की स्टैच्यू है, जिनके बाएं हाथ में संविधान है और दाएं हाथ की उंगली जो संकेत कर रही थी, आज कह रही है कि ये संविधान जो हमारे हाथ में है उसको छीनने के लिए आ रहे। इसी उंगली से तुम्हें बदलाव करना है, इसी से ईवीएम का बटन दबाना है और इन्हें बेदखल करना है। ये मैं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में भावना में अकेले व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन समूचे तौर पर लोगों की यही भावनाएं हैं। और ये बदलाव की आहट आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, और उसी का ये परिणाम है, ये सन्नाटा और वोट कम होना। लेकिन जो मोदी को हटाना चाहते हैं वो पहुंच भी रहे हैं और बटन भी दबा रहे हैं। तूफान से पहले की खामोशी का जिक्र आप कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।